साहिल, समझने की कोशिश करो। वो ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। तुम उसकी छत पर 4 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। घबराई हुई पूजा अपने दोस्त साहिल को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर साहिल को कोई फिक्र नहीं थी। वो तो कॉलेज कैंटीन में अपना लंच एंजॉय करने में बिजी था, क्योंकि साहिल को खुद पर पूरा यकीन था। उसने लंच फिनिश करके पूजा से कहा, पूजा, आज गेम में तुम बस वैसा करना जैसा मैंने समझाया है। चिंता मत करो, मैं हार ही नहीं सकता। क्यों, तेरे पास कोई जादुई छड़ी है? पूजा ने गुस्से में पूछा तो साहिल ने अपने गले में बंधा हुआ ताबीज पूजा को दिखाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, मेरे पास ये है। ये मेरी मां का दिया हुआ सुरक्षा ताबीज है। जब तक ये मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। 2 घंटे के अंदर 21 साल का साहिल और उसकी फ्रेंड पूजा दिल्ली के नटराज गेमिंग एरिना में सबसे रोमांचक गेम रेल रॉबरी खेलने पहुंच चुके थे। आज इस गेम में साहिल को मिल सकता था लाखों रुपए का इनाम, लेकिन इस गेम में जान का खतरा भी था। मगर साहिल को जान की फिक्र कहां थी। उसे तो बस किसी भी हालत में गेम का प्राइज जीतना था, क्योंकि अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड नेहा का बर्थडे था और साहिल नेहा को एक कीमती तोहफा देकर सरप्राइज देना चाहता था। तभी गेमिंग एरिना में एक हूटर बजा और पलक झपकते ही गेम शुरू हो गया। साहिल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के पहले डिब्बे की छत पर चढ़ गया। साहिल की गेमिंग पार्टनर पूजा बेस कैंप में बैठकर एक गेमिंग स्क्रीन पर साहिल का करतब देख रही थी। प्लान के मुताबिक पूजा को ट्रेन का सिस्टम हैक करना था और साहिल का इशारा पाते ही 5वें डिब्बे की छत पर लगी खिड़की को खोलना था। ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया था। 50, 100, 200, 300। देखते ही देखते ट्रेन 400 की स्पीड से दौड़ने लगी। तभी अचानक ये देखकर पूजा का मुंह खुला का खुला रह गया कि साहिल 400 की स्पीड पर दौड़ रही ट्रेन की छत पर ऐसे सीधा खड़ा हुआ था कि मानो ट्रेन रुकी हुई हो। आखिर ये कैसे मुमकिन था? पूजा का माथा ठनक गया और तभी साहिल दौड़ता हुआ ट्रेन के पहले डिब्बे से 5वें डिब्बे की छत तक पहुंच गया। प्लान के मुताबिक पूजा ने तुरंत 5वें डिब्बे की छत को अपने कंप्यूटर से हैक करके खोल दिया। फटाफट से साहिल डिब्बे के अंदर कूद गया। वहां एक तिजोरी रखी हुई थी जिसके ऊपर लाल लेजर बीम का सुरक्षा कवच था। साहिल ने अपनी जैकेट उतारी और तिजोरी की तरफ फेंकी। पलक झपकते ही लेजर बीम का पूरा फोकस जैकेट पर पड़ा और पूरी जैकेट जलकर राख हो गई। लेकिन इस बीच साहिल ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और लेजर बीम के जाल से बचकर वो तिजोरी पर लगे स्विच तक पहुंच गया, जहां से तुरंत उसने लेजर लाइट के सुरक्षा कवच को ऑफ कर दिया। बेस कैंप पर बैठी पूजा ने हैक करके तिजोरी का पासवर्ड ब्रेक कर दिया और तिजोरी खोल दी। पर तभी तिजोरी के खुलने से सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगा। सिक्योरिटी अलार्म सुनते ही पूजा के हाथ पैर भी फूल गए। उसने साहिल के हेडफोन्स पर बोला, साहिल, सिक्योरिटी अलार्म बज चुका है। अब तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है बाहर निकलने के लिए, वरना तुम्हारी मौत तय है। साहिल ने फटाफट से तिजोरी में रखा हुआ क्राउन उठाया और उसे अपने बैग में रखते हुए माइक्रोफोन पर बोला, चिंता मत करो पूजा, इससे पहले कि दूसरे डिब्बों में बैठे हुए सुरक्षा गार्ड्स यहां पहुंचेंगे, मैं ये क्राउन लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। साहिल ने क्राउन वाला बैग अपने कंधों पर टांगा और ट्रेन का दरवाजा खोल दिया। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेन एक नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही थी। तभी 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीछे से साहिल पर बंदूक तान दी। साहिल ने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा, फिर पुल के नीचे नदी की गहराई को देखा, फिर उनकी बंदूकों को देखा और पलक झपकते ही वो ट्रेन से कूद गया। सिक्योरिटी गार्ड्स बंदूक चलाते रह गए, मगर साहिल को उनकी गोलियां छू भी नहीं सकी। पुल से गिरते हुए साहिल ने अपना पैराशूट खोल दिया और नदी के किनारे उसकी सेफ लैंडिंग हो गई। गेमिंग एरिना के बेस स्टेशन पर बैठी पूजा खुशी के मारे उछल पड़ी। कुछ ही मिनट्स में साहिल और पूजा गेम जीत चुके थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आश्चर्य से सभी दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। साहिल और पूजा इनाम का पूरा पैसा जीतकर नटराज गेमिंग एरिना से बाहर निकल आए। तभी उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी और उसका शीशा नीचे हुआ। अंदर सफेद कोट पहने एक अमीर आदमी बैठा सिगार पी रहा था।
उसने सिगार मुंह से निकालते हुए कहा, अच्छा खेलते हो, लेकिन अपना टैलेंट इस छोटे से गेमिंग एरिना में क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे लिए खेलो, मालामाल कर दूंगा। साहिल ने जवाब दिया, दूसरों के लिए कुत्ते और घोड़े खेलते हैं, शेर नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए खेलता हूं। साहिल को पता नहीं था कि वो आदमी कौन था, लेकिन पूजा उस आदमी को पहचान गई थी, इसलिए वो बात संभालते हुए बोली, सर, मेरे फ्रेंड के कहने का मतलब है कि हम लोग छोटे मोटे प्लेयर्स हैं। सॉरी, आपके लिए नहीं खेल पाएंगे। उस आदमी ने पूजा को घूर कर देखा और कहा, शायद ये मुझे अभी जानता नहीं है। मेरे लिए शेर ही नहीं, इस गेम के शार्क्स भी खेलते हैं। खैर, कभी मेरे लिए खेलने का मन करे तो आ जाना ऑफिस। इतना कहकर उसकी कार वहां से चली गई। साहिल ने पूजा से पूछा, कौन था ये बावला? पूजा ने बताया, ये इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग माफिया अरुण बाटला है। इसके जाल में जो फंसता है बस फंसा रह जाता है। साहिल ने कहा, फिर तो ठीक ही हुआ कि मैंने उसे मना कर दिया। वैसे भी हम अपने दम पर खेलते हैं तो किसी दूसरे के गुलाम क्यों बने? फिर पूजा ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन साहिल, हर बार मौत से पंगा लेना ठीक नहीं है। मैं तो बेस कैंप पे रहती हूं, लेकिन तू सारा रिस्क लेता है, तुझे डर नहीं लगता? साहिल ने कहा, जब तक मेरी मां की दुआएं मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरी सलामती के लिए वो हर सुबह प्रेयर्स करके ये तावीज मुझे पहनाती हैं। उसे भगवान पर यकीन है और मुझे मेरी मां पर। पूजा ने पूछा, क्या तेरी मां तुझे कहती है ये पैसे कमाने के लिए? साहिल बोला, नहीं पागल, मेरी मां और डैडी तो मुझसे कभी 1 रुपया भी नहीं लेते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पॉकेट मनी से काम नहीं चल पाता, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा मनी कमाता हूं ताकि अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकूं। साहिल की बात सुनकर पूजा मुस्कुरा दी और बोली, बहुत खुश नसीब है तेरी गर्लफ्रेंड। इतना कहकर पूजा चली गई और साहिल भी वहां से निकल गया। रास्ते से साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक सुंदर हीरे की अंगूठी खरीदी। वो मन ही मन अंगूठी की प्रशंसा करते हुए अपनी बाइक पर बैठा ही था कि तभी उसके सामने एक बाबा आ गया। सफेद दाढ़ी, लंबे खुले बाल और कंजी आंखों वाले उस बाबा ने सफेद रंग का चोला पहना हुआ था। अचानक से वो साहिल के सामने आया तो जैसे वो सकपका ही गया। उसे यूं लगा कि मानो कोई फरिश्ता अचानक उसके सामने आ गया हो। साहिल ने खुद को संभाला और जेब से 10 रुपए निकालकर दान में दे दिए। उस बाबा ने रुपए अपने झोले में रखते हुए कहा, होशियार हो जा बच्चा, आज रात तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बहुत जल्द तू करोड़पति बनने वाला है, लेकिन इसके लिए तुझे भारी कीमत चुकानी होगी। साहिल ने बाबा की बात को मजाक में लिया और मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, बाबा को 10 रुपए दिए तो मुझे करोड़पति बना रहे हैं। अगर 100 रुपए दे देता तो शायद अरबपति बना देते। साहिल ने बाबा की बातों को अपने दिमाग से निकाल फेंका और वो रास्ते भर नेहा के बारे में सोचते हुए उसकी बिल्डिंग तक पहुंच गया। साहिल की जिंदगी में केवल 2 चीजों का महत्व था, एक उसकी फैमिली और दूसरी नेहा। साहिल अपने हाथों में हीरे की अंगूठी लिए नेहा के पीजी रूम पर पहुंचा और बेल बजा दी। वो बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि हीरे की अंगूठी देखकर नेहा बहुत खुश होगी। 2-3 बार बेल बजाने के बाद भी जब नेहा ने दरवाजा नहीं खोला तो साहिल को फिक्र होने लगी और उसने अपनी एक्स्ट्रा चाबी से उसका दरवाजा खोल दिया। मगर रूम के अंदर उसके सामने जो दृश्य आया वो देखकर साहिल के सीने में आग लग गई। नेहा कमरे में अकेली नहीं थी, उसके साथ बिना कपड़े पहने एक लड़का भी था। जब साहिल ने नेहा को एक पराये लड़के अमित के साथ पाया तो उसने अपना आपा खो दिया और उसने अमित को पीटते हुए कहा,
ये कमीना तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर नेहा ने अमित को बचा लिया और बड़ी बेशर्मी से वापस साहिल को डांटते हुए कहा, अमित को मैंने बुलाया था, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, क्यों आए हो ऐसे बिना बताए? साहिल ने पूछा। बिना बताए? मतलब बताकर आता तो तुम ये सब छिपा लेती, हाँ? या यही करती हो तुम मेरी पीठ पीछे? क्या तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं? नेहा ने तपाक से जवाब दिया। कैसा प्यार? हालत देखी है तुमने कभी अपनी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अमित यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर है और तुम केवल एक सड़क छाप आशिक हो। तुम फटीचरों की तरह रहते हो। बाप ऑटो चलाता है और माँ अनपढ़ गवार है। माँ बाप का नाम आते ही साहिल आग बबूला हो उठा, क्योंकि बेशक वो नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर उसके लिए माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर था। साहिल चीखते हुए बोला, माँ बाप पर मत जाना नेहा, वरना बहुत बुरा होगा। तुझे ब्रेकअप करना है ना मुझसे? अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर ले। जा, छोड़ दिया तुझे। मैं भी देखूंगा कि ये चिरकुट अमित तुझे कितना खुश रखेगा। साहिल और नेहा के बीच जमकर झगड़ा हुआ और फिर साहिल ब्रेकअप करके वहां से निकल गया। दुखी दिल से साहिल पूरी रात सड़कों पर भटकता रहा। देर रात तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके माँ बाप को फिक्र होने लगी। कई घंटों तक वो कॉल पर कॉल करते रहे, मगर साहिल ने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। नेहा से मिले धोखे की वजह से वो पूरी तरह से टूट गया था। साहिल एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी के सामने कूदने ही वाला था कि तभी अचानक सड़क पर एक कार स्किड हुई और किसी से टकरा गई। साहिल देखने के लिए दौड़ कर गया। चारों तरफ भीड़ लग गई। लोग बातें करने लगे। अरे अरे, मार डाला बेचारों को, इन्हें तो बहुत चोट लगी है, अब बहुत खून बह गया है इनका, मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे। साहिल भीड़ को पार करता हुआ आगे पहुंचा। सड़क पर दो लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे। जैसे ही साहिल की नजर उनके चेहरे पर गई, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गाड़ी से टकराकर जो दो लोग सड़क पर पड़े तड़प रहे थे, वो कोई और नहीं, साहिल के मां और पापा थे। खून से लथपथ अपने मां बाप को साहिल किसी तरह एक नजदीकी अस्पताल में लेकर पहुंचा, मगर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े करते हुए कहा, आपके मां बाप की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनका बचना मुश्किल है। ये सुनते ही साहिल फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी बहन काजल भी अस्पताल में पहुंच गई और उसने साहिल को कोसते हुए कहा, आज माँ और डैडी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो भैया। तुम्हारी फिक्र में आकर वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे और देखो देखो क्या हो गया। जब साहिल को यह एहसास हुआ कि अपने पेरेंट्स की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है, तो उसे और ज्यादा दुख हुआ। तभी सीनियर डॉक्टर राघव वहां पहुंचे और उन्होंने साहिल से कहा, देखो बेटे, कार बहुत तेज स्पीड से टकराई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर आ गया है और मम्मी का ब्रेन डेड हो गया है। इनका बच पाना मुश्किल है। साहिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज प्लीज कोई तो तरीका होगा मेरे पेरेंट्स को बचाने का, प्लीज। डॉक्टर राघव ने कुछ सोचकर कहा, एक तरीका है, मैं सिंगापुर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बात कर सकता हूं, शायद वहां इनकी जान को बचाया जा सकता है। इन्हें हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से वहां ले जाना होगा, लेकिन पूरे इलाज में 1 करोड़ रुपया लगेगा। क्या तुम इतने पैसों का इंतजाम कर पाओगे? साहिल ने एक पल को कुछ सोचा और फिर हड़बड़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं बस थोड़ी ही देर में पैसों का इंतजाम करके लाता हूं, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स को बचा लीजिए। साहिल ने अस्पताल से निकलते हुए पूजा को कॉल मिलाया और सारी सिचुएशन बता दी। फिर वो दोनों सीधा गेमिंग माफिया अरुण बाटला के ऑफिस जा पहुंचे, जहां पर साहिल ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बोला, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अभी, तुरंत। इसके बदले में मैं कुछ भी कर सकता हूं।
अरुण बाटला के एक इशारे पर अस्पताल के अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया और बाटला ने खुद कॉल मिलाकर डॉक्टर से कहा कि साहिल के मां बाप के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो सब बाटला की कंपनी पे करेगी, इसलिए कोई लापरवाही ना हो। यह सुनकर साहिल को शांति मिली। तभी बाटला ने कहा, मैंने तुम्हें मुंह मांगा पैसा दे दिया है, अब तुम्हें मेरे लिए खेलना होगा। साहिल ने कहा, ठीक है, बताइए गेम क्या है? बाटला ने कहा, गेम का नाम है मौत का समंदर। तुम्हें एक टास्क मिलेगा, तुम्हें किसी भी हालत में वो टास्क पूरा करना है। अगर जीत गए तो 10 करोड़ का इनाम है। इस पे साहिल ने पूछा, और अगर हार गए तो? मौत। बाटला ने बस इतना ही कहा कि साहिल तपाक से बोला, मैं तैयार हूं। क्या अपने मां और डैडी की जान बचाने के लिए साहिल खेलेगा मौत का खेल? क्या होगा जब उतरेगा साहिल गेमिंग एरिना में? क्या इस खेल में साहिल जीतकर कमाएगा करोड़ों रुपए या हार कर लगाएगा साहिल मौत को गले? जानने के लिए सुनते रहिए ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सिर्फ साहिल गेमिंग माफिया अरुण बाटला के लिए खेलने को राजी हो गया था। उसने बाटला से कहा, अपने पेरेंट्स की जान बचाने की खातिर मैं ये खतरनाक खेल खेलूंगा, लेकिन याद रखना मेरी मां और डैडी को कुछ नहीं होना चाहिए। बाटला ने उसे आश्वासन दिया और साहिल को एक गेमिंग सूट पकड़ा दिया। गेमिंग रूम में घुसने से पहले जैसे ही साहिल ने अपना गेमिंग सूट पहना, उसने देखा कि उसकी मां का दिया हुआ रक्षा ताबीज उसके गले में नहीं था। साहिल ने घबराते हुए कहा, अरे मेरा ताबीज कहां गया? साहिल की दोस्त पूजा भी जानती थी कि साहिल के लिए उसके ताबीज का क्या महत्व था। उसने फिक्र जताते हुए कहा, बिना ताबीज के खेलने में तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। अगर तुम चाहो तो क्या हम पहले ताबीज को ढूंढने चलें? लेकिन साहिल ने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, अब वक्त नहीं है पूजा, अब आर या पार होकर रहेगा। एक तरफ उसके मां बाप अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ साहिल बिना ताबीज के गेमिंग एरिना में कूद चुका था। इस गेम में जीत का मतलब था करोड़ों की इनकम, मगर हार का मतलब था सिर्फ साहिल की मौत। तभी एक आदमी ने आकर साहिल के हाथ पर गेमिंग वाली स्मार्ट वॉच बांध दी और उसे लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। रूल के मुताबिक पूजा इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकती थी। पूजा ने साहिल से कहा, इस गेम में बहुत से खतरे छिपे हो सकते हैं, तुम ज्यादा हीरो मत बनना, प्लीज अपना ख्याल रखना। साहिल बोला, अब मुझे किसी खतरे से कोई डर नहीं लगता। डर लगता है तो बस एक ही बात का, मेरे माँ बाप को कुछ हो ना जाए। पूजा ने कहा, चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, ये एक एंटीडोट का वाइल है, इसे अपने पास रख लो। पूजा ने अपने पर्स में से एक छोटे से कांच की शीशी निकाली। उसमें गहरे हरे रंग का गाढ़ा सा लिक्विड था। साहिल को वो शीशी थमाते हुए बोली, ये दुनिया के हर जहर को काटने वाली खास एंटीडोट है। ये सीरम मुझे मेरे स्वर्गवासी नाना जी ने दिया था। साहिल ने पूछा, तुम्हारे नाना जी? मतलब चितरंजन नाथ जी? वो तो मशहूर साइंटिस्ट थे ना? पूजा ने बताया, हाँ, नाना जी ने ये दवाई तब बनाई थी जब वो केरल के बैक वाटर्स में सांपों के जहर पर रिसर्च कर रहे थे। ये एंटीडोट तुम्हें हर जहर से बचा सकती है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल तभी करना जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। पूजा हॉल में ही रुक गई और एकदम निडर स्वभाव से साहिल गेमिंग एरिना में खेलने के लिए लिफ्ट पर चढ़ गया। लिफ्ट पाताल की तरफ उतरने लगी। रॉकेट के जैसे तेज स्पीड से चलने के बाद कुछ ही मिनट में जब लिफ्ट रुकी और साहिल लिफ्ट के दरवाजे से गेमिंग एरिना में उतरा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोला, ये क्या? मैं तो धरती के अंदर गया था, फिर मैं समुद्र के पास कैसे आ गया? और ये दुनिया तो एकदम अलग ही लगती है। यहाँ के पेड़ पौधे भी हरे नहीं बल्कि नीले हैं। पहला टास्क है समुद्री एक्सपीडिशन। अपने सामने खड़ी नाव पर बैठ जाएं और अपनी टीम से मिलें।
गेम का अनाउंसमेंट सुनते ही साहिल अपने सामने खड़ी एक बड़ी सी बोट पर चढ़ गया। जैसे ही वो बोट पर चढ़ा, वो बोट समुद्र के पानी में आगे बढ़ने लगी। तभी बोट के डॉक पर एक लड़की और दो लड़के साहिल के सामने आए और उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। कम हाइट वाले लड़के ने कहा, मेरा नाम जयंत है, ये समर है और ये समीक्षा है, हम तुम्हारे टीममेट्स हैं। साहिल ने उन्हें विश करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल है। दूसरा लड़का जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी और वो उम्र में भी इन सबसे बड़ा था, वो समर था। वो आगे आया और बोला, हेलो साहिल, क्या तुम ये गेम पहली बार खेल रहे हो? साहिल ने जवाब दिया, हाँ पहली बार खेल रहा हूं। क्या तुम पहले भी खेल चुके हो? समर ने बताया कि वो पहले भी कई बार ये खेल खेल चुका था। तो फिर साहिल ने उत्सुकता से पूछा, अरे वाह, तो फिर बता दो भाई, ये बोट कहां जाएगी और क्या टास्क करना है हमें? इस बात पर समीक्षा नाम की वो लड़की बोल पड़ी, ये एक नया गेम है, हर बार एक नया गेम मिलता है, अभी हम में से किसी को भी रियल टास्क के बारे में बताया नहीं गया। साहिल ने उनसे पूछा कि वो लोग इससे पहले कितने गेम्स खेल चुके थे, तो पता चला कि जयंत ने 2, समर ने 5 और समीक्षा ने 7 गेम्स खेले हुए थे। हर बार 4 लोगों की टीम होती थी, लेकिन अगर टास्क में किसी की मौत हो जाती थी तो अगले गेम में नया खिलाड़ी ज्वाइन करता था। फिर समर ने बड़े अथॉरिटेटिव अंदाज में कहा, पिछले गेम में हमारा चौथा प्लेयर सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए अब तुम हमारे चौथे प्लेयर हो। और क्योंकि तुम नए भी हो और हम सबसे छोटे भी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम चुपचाप हमारे इंस्ट्रक्शंस को मानते चलो। और हाँ, याद रखना, इस टीम में सबसे सीनियर मैं हूं। समर बहुत डोमिनेटिंग किस्म का था, वो एक्सपीरियंस्ड भी था और ताकतवर भी, लेकिन साहिल किसी से दबने वाला कहां था। साहिल ने तपाक से जवाब दिया, ऐसा है समर, अगर सीनियर होने की ज्यादा खुजली है तो म्युनिसिपैलिटी से सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवा लो और घर बैठे मुफ्त का राशन पाओ। लेकिन ये गेम है, यहां कोई जूनियर सीनियर नहीं होता। समर को गुस्सा आ गया और उसने साहिल का कॉलर पकड़कर कहा, तेरी इतनी मजाल, मुझसे बहस करेगा तू? रुक, तुझे मजा चखाता हूं। समर गुस्से में साहिल से लड़ने लगा। तभी जयंत और समीक्षा बीच बचाव करने के लिए भागे आए। साहिल को भी अब गुस्सा आ गया था। साहिल ने समर को धक्का मारकर खुद से दूर किया और टीम के दूसरे मेंबर से बोला, समझा लो इस सीनियर सिटीजन को, मेरे सामने ज्यादा दादागिरी ना दिखाए, वरना मैं तुम्हारे इस समर को सॉल्ट में मिला दूंगा। साहिल और समर के बीच तनातनी चल ही रही थी कि तभी उनकी बोट समुद्र के बीचों बीच रुक गई। सारे प्लेयर्स का ध्यान लड़ाई से हटा और वो चारों तरफ देखने लगे। समुद्र की लहरें रुक गई थी। उनके सामने पानी के बीच लगभग 5 फुट ऊंचा एक गोल्डन पिलर बना हुआ था और उस पिलर के ऊपर रखा हुआ था एक चमकीला क्राउन। आपका टास्क है इस गोल्डन पिलर के ऊपर रखे ब्रोमियम क्राउन को हासिल करना। साहिल और समर ने अपनी लड़ाई छोड़ी और वो चारों लोग ब्रोमियम क्राउन को हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनाने लगे। जयंत ने कहा, इस क्राउन के आसपास कुछ खतरा तो जरूर होगा, मगर खतरा दिख क्यों नहीं रहा? समर ने बोट से एक छोटा बॉक्स उठाया और पानी में फेंका। समीक्षा ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो समर ने बताया कि अगर कोई खतरा होगा तो बॉक्स पर अटैक करेगा। लेकिन बॉक्स पर जब कोई अटैक नहीं हुआ तो इस बात पर साहिल ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, अरे कोई खतरा वतरा नहीं है, देख लो बॉक्स पर किसी ने कोई अटैक नहीं किया और पानी भी तो देखो एकदम साफ है, पानी में कुछ होता तो दिखता सामने। टीम के बाकी सदस्य भी कुछ सोच समझ ही रहे थे, मगर साहिल तो लीडर था। उसने पलक झपकते ही पानी में छलांग लगा दी और गोल्डन पिलर की तरफ बढ़ने लगा। साहिल बोला, काम का डरते हो तुम लोग, अभी देखो 2 मिनट में लेकर आता हूं मैं क्राउन। फिर साहिल गोल्डन पिलर पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने ब्रोमियम क्राउन को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक पानी में कुछ उथल पुथल सी हुई। सबकी नजर उस तरफ गई। समीक्षा जोर से चिल्लाई, वो देखो पानी में कुछ है। सब लोग पानी में देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साहिल ने समीक्षा को डांटा, कुछ भी तो नहीं है, क्यों बेवजह डरा रही हो? तभी अचानक पानी में एक बहुत बड़ा नाग निकल आया और उसने अपना फन फैला दिया। नाग को देखकर सब घबरा गए। उस नरभक्षी नाग ने साहिल पर अटैक किया।
बचने के लिए साहिल पानी में कूद गया। फिर नाग ने बोट पर अटैक किया। टीम के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। मौका पाते ही समर और जयंत गोल्डन पिलर की तरफ जाने लगे, मगर नाग ने समीक्षा को बोट पर ही घेर लिया। समीक्षा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। नाग ने समीक्षा पर अटैक करने के लिए अपना मुंह फाड़ दिया। तभी अचानक से साहिल ने नाग की पूंछ को पकड़कर खींचा और उसे पानी में फेंक दिया। समीक्षा नाग के वार से बच गई। पानी में गिरते ही वो नरभक्षी नाग फिर से दिखना बंद हो गया। समर ने हैरानी से बोला, अरे वो नाग कहां गायब हो गया? तभी जयंत ने कहा, उस नाग का रंग ऐसा है कि पानी में वो नाग नजर नहीं आता। फिर साहिल ने जयंत से कहा कि अब बिल्कुल वक्त बर्बाद ना करे और तुरंत क्राउन को उठाकर वहां से निकल लिया जाए। साहिल की बात सुनते ही जयंत आगे बढ़ गया और उसने क्राउन उठा लिया। तभी नाग फिर से निकल आया और जयंत पर अटैक किया। जयंत ने क्राउन समर को कैच करवाया और खुद बचने के लिए पानी में कूद गया। समर क्राउन को लेकर बोट की तरफ जाने लगा। नाग ने समर पर अटैक किया, लेकिन इतनी देर में साहिल वहां आ गया और उसने नाग को पकड़ लिया। नाग ने साहिल को काट लिया, लेकिन साहिल ने बिना परवाह किए उसे दूर फेंक दिया। साहिल ने कहा, समर जल्दी से बोट पर चढ़ जाओ। समीक्षा बोट को दौड़ाने के लिए रेडी हो जाओ। जयंत तुम भी जल्दी जाओ बोट पर। समर बोट पर चढ़ गया। उसके बाद साहिल भी बोट पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही जयंत बोट पर चढ़ने वाला था उसे नाग ने अपनी पूंछ में लपेट लिया। समर ने उदास अंदाज में कहा, अब जयंत नहीं बच सकता। समीक्षा बोट को निकालो, हमें भागना होगा। लेकिन तभी साहिल बोल पड़ा, नहीं समीक्षा रुको। जयंत को खाने के लिए नाग ने अपना विशाल मुंह फाड़ दिया। जयंत मौत के दरवाजे पर खड़ा था कि तभी नाग का फन धड़ से अलग हो गया। बिजली की तेजी से साहिल वहां पहुंच चुका था और उसने नाग को मार गिराया। साहिल जयंत को बचाकर बोट पर ले आया, लेकिन फिर वो खुद लड़खड़ाकर गिर गया। समीक्षा रोते हुए बोली, साहिल तुम्हें क्या हुआ? समर ने कहा, इस पर नाग के जहर का असर हो रहा है। साहिल ने उन लोगों को निर्देश दिया, तुम लोग मेरी परवाह मत करो, बस तुम जल्दी से बोट को निकालो यहां से। साहिल का सर घूमने लगा। वो बैठ गया, लेकिन तभी साहिल को याद आया कि पूजा ने उसे एक दवाई दी थी। वो फटाफट से उस जहर के एंटीडोट वाली दवाई को पी गया। लेकिन ये क्या? जैसे ही साहिल के शरीर में पूजा की दी दवाई नाग के जहर से मिली, साहिल के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। साहिल का गला सूखने लगा। इससे पहले कि टीम मेंबर्स उसे बचाने के लिए कुछ कर पाते, तभी उनकी बोट से आकर कुछ टकराया और पूरी बोट हिल गई। जयंत ने घबराते हुए कहा, ये क्या था? तभी समीक्षा ने कुछ देखा और वो बोली, ओह माय गॉड, ये तो शार्क है, वो हम पर हमला कर रही है। समर तो घबराकर एकदम चीख उठा, बोट को दौड़ाओ, तेज भगाओ, शार्क हमारे पीछे ही है। समीक्षा ने बोट को फुल स्पीड पर दौड़ाना शुरू कर दिया, मगर शार्क ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। समर और जयंत केबिन में से अपने अपने हथियार निकाल लाए और शार्क को मारने की कोशिश करने लगे। इस बीच साहिल के पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो तड़प रहा था। समर ने कहा, समीक्षा बोट को रोकना मत, उस खूनी शार्क पर बंदूक की गोलियों का असर नहीं हो रहा। जयंत ने समर से कहा, ये लो, इस आग निकालने वाली बंदूक से मारो। कितना भी मारने पर शार्क मर ही नहीं रही थी, सिर्फ भागने में ही भलाई थी। और फिर देखते ही देखते साहिल ने बोट पर ही दम तोड़ दिया। साहिल मर गया। साहिल की दर्दनाक मौत देखकर टीम की हालत खराब हो गई। अचानक से शार्क ने बोट को फिर टक्कर मारी। बोट ने एक झोंका लिया और साहिल की बॉडी बोट से गिर गई। जयंत के मुंह से निकला, हो नो, साहिल बोट से गिर पड़ा, हमें उसे बचाना चाहिए, उसने भी तो मेरी जान बचाई थी। इस पर समर ने उसे समझाया, होश में आओ जयंत, साहिल मर चुका है, उसकी डेड बॉडी पानी में गिरी है, वापस जाने का कोई फायदा नहीं। तभी उस खूनी शार्क ने दूर से टर्न लिया और वो फिर से बोट पर अटैक करने के लिए तेजी से आने लगी। जयंत और समर हाथ में आग वाली बंदूक लिए तैयार हो गए। मौका पाकर वो शार्क पर अटैक करने की फिराक में थे, लेकिन शार्क ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। सेकंड से पहले वो तेजी से बोट की तरफ आई और एक ही टक्कर में बोट को पलटा दिया। समर, समीक्षा और जयंत पानी में गिर गए।
समीक्षा चीखने लगी, बचाओ बचाओ। शार्क उनकी तरफ आने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए तैरकर दूर जाने लगे। तभी शार्क समीक्षा के पास पहुंच गई और उसे खाने के लिए अपना मुंह फाड़ दिया। डर के मारे समीक्षा ने तो आंखें ही बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक से किसी ने आकर शार्क को जबड़े से पकड़कर बीच से फाड़ डाला। वो कौन था जिसने खूनी शार्क को जबड़े से पकड़कर चीर? समीक्षा मौत की दहलीज पर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने खूनी शार्क का जबड़ा था। शार्क उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। डर के मारे समीक्षा ने तो मौत को गले लगाने के लिए अपनी आंखें बंद ही कर ली, लेकिन तभी उस खूनी शार्क को किसी ने बीच में ही रोक लिया। दो हाथ सामने आए और उन्होंने शार्क का जबड़ा पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। जान बची तो समीक्षा ने आंखें खोलकर देखा। तभी उन हाथों ने खूनी शार्क का जबड़ा पकड़कर बीच से ही चीरना शुरू कर दिया। सेकंड से पहले उसने शार्क को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। खूनी शार्क को ऐसी बीच से फटते हुए देखकर समीक्षा, समर और जयंत एकदम हक्के बक्के रह गए। जो शार्क गोलियों से नहीं मर रही थी, आग से नहीं जल रही थी, आखिर इतना शक्तिशाली कौन था जिसने नरभक्षी शार्क को केवल अपने हाथों से ही इतनी बेरहमी से मार डाला था? तभी जयंत की आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वो देखो, ये तो अपना साहिल है। सबकी नजर हैरान रह गई। साहिल को देखते ही समीक्षा ने खुशी से उछलते हुए कहा, साहिल जिंदा है, वो जिंदा है। जब टीम ने देखा कि खूनी शार्क को यूं चीर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका साथी साहिल था, तो उन सब के चेहरे खिल उठे। साहिल को जिंदा देखकर समर ने कहा, लेकिन साहिल को तो हमने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, तो फिर वो जिंदा कैसे बच गया? और इसका शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? पूरी टीम के लिए चौंका देने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि साहिल जिंदा बचकर आ गया था, बल्कि वो इस बात पर और ज्यादा हैरान थे कि आखिर साहिल का कद 4 गुना ज्यादा कैसे बड़ा हो गया और उसकी मसल्स भी फूलकर किसी बॉडी बिल्डर जैसी हो गई थी। साहिल की बाजुओं में ऐसी अद्भुत ताकत समा गई थी कि साहिल ने शार्क को मारने के बाद पलट चुकी बोट को अपने हाथों से पकड़ लिया और पलक झपकते ही अपनी ताकतवर बाजुओं से उसने बोट को हवा में उठाकर उसमें भरा हुआ सारा पानी निकाल दिया। फिर साहिल ने बोट सीधी की और पानी में रख दी। बोट अब फिर से तैरने को तैयार थी। यह सब देखकर तीनों लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर साहिल ने एक एक करके अपने तीनों साथियों को नाव पर चढ़ा दिया और वो खुद भी नाव पर बैठ गया। समर ने बोट की स्टीयरिंग थाम ली और नाव को समुद्र में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर उनकी बोट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। बोट पानी की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन समर, समीक्षा और जयंत ऐसे हैरान से बैठे हुए थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। शार्क को बीच से फाड़ देना, बोट को हवा में उठाकर सीधा कर देना, क्या ये किसी चमत्कार से कम था? साहिल ने ये सब कैसे कर दिया? आखिरकार जयंत ने चुप्पी तोड़ी और उसने साहिल से पूछ ही लिया कि उसकी जान कैसे बची, उसका शरीर इतना विशाल कैसे हो गया और उसमें इतनी ताकत आई कैसे? मगर साहिल के जवाब ने उन्हें दंग कर दिया। साहिल ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर साहिल ने बताया कि जब उस नरभक्षी नाग ने उसे काटा तो वो बेहोश होने लगा था। फिर उसने नाग के जहर से बचने के लिए अपनी फ्रेंड पूजा का दिया हुआ विशेष केमिकल वाला जहर का एंटीडोट पिया था। उस एंटीडोट को पीने के बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और फिर उसके आगे उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। समर ने इरिटेट होते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? कुछ तो याद होगा। लेकिन साहिल ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को पानी में पाया। मैंने सामने देखा कि तुम्हारी बोट पर शार्क ने हमला कर दिया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए तैरने लगा और फिर देखते ही देखते मेरे शरीर में बदलाव होने लगा और इनफैक्ट जब मैंने शार्क को अपने हाथों से ही मार दिया
तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो चुका था। साहिल की बात सुनकर तीनों टीम मेंबर्स ने अंदाजा लगा लिया कि यह कमाल पूजा की दी हुई दवाई का था। अब वो तीनों भी उस दवाई को पीना चाहते थे, क्योंकि अगर वो लोग भी उस दवाई को पी लें तो उनके पास भी ये शक्ति आ जाएगी। मगर साहिल ने सबको समझाया कि उसके भीतर ये शक्ति तब पैदा हुई होगी जब नरभक्षी नाग के जहर का रिएक्शन पूजा के दिए हुए एंटीडोट से हुआ था, क्योंकि नाग को तो वो पहले ही मार चुका था और दवाई भी उसने पूरी पीकर खत्म कर दी थी। इसलिए अब कोई दूसरा व्यक्ति चाहकर भी इस शक्ति को हासिल नहीं कर सकता था। समर और जयंत को अब साहिल से ईर्ष्या होने लगी। शार्क से तो बच गए थे, मगर अब भूख और प्यास ने टीम का बुरा हाल कर दिया था। बोट समुद्र में आगे बढ़ी जा रही थी, मगर मंजिल का पता नहीं था। साहिल ने देखा कि स्टेज 1 से हासिल किया हुआ क्राउन उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। तभी साहिल की स्मार्ट वॉच बीप करने लगी। साहिल ने देखा कि उसकी स्मार्ट वॉच पर एक ऑडियो मैसेज आया था। तीनों लोग साहिल के पास आ गए और साहिल ने ऑडियो मैसेज को प्ले कर दिया। गेम का अगला पड़ाव है जुजू आइलैंड का क्रिप्शन डायमंड। टीम को जुजू आइलैंड के गुलाबी महल में घुसना है और क्रिप्शन डायमंड हासिल करके उसे क्राउन में लगाना है। साहिल ने जयंत से कहा कि जल्दी से मैप खोलकर जुजू आइलैंड की लोकेशन चेक करे। जयंत ने मैप खोला तो सब परेशान हो गए। जुजू आइलैंड अभी बहुत दूर था और जिस स्पीड से बोट चल रही थी वहां पहुंचने में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। तभी समर ने सुझाव दिया। देखो दोस्तों, ये गेम अभी लंबा चलने वाला है, जिसके लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन हर एक प्लेयर भूख से तिलमिला रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले किसी नजदीकी आइलैंड पर उतरकर हम लोग कुछ खा पी लें। और हम सब घायल भी हैं, इसलिए हमें फर्स्ट एड भी लेनी चाहिए। एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर आगे का सफर पूरा करने में आसानी होगी। इतना कहकर समर ने बोट का स्टीयरिंग थाम लिया और मैप पर नजदीक दिख रहे आइलैंड की तरफ उसने बोट मोड़ दी। लेकिन साहिल को यह बात नहीं जमी। दरअसल साहिल जल्द से जल्द टास्क को खत्म करके वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी बीमार मां बाप की बहुत फिक्र हो रही थी। गेमिंग वर्ल्ड में उनके पास कोई ऐसा फोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था जिसके थ्रू साहिल अपने मां डैडी की खैर खबर ले पाए। समर तो वैसे भी एक पेशेवर खिलाड़ी था, उसे किसी दूसरे की फिक्र ही कहां थी। गेम के सिवा उसकी कोई दुनिया भी तो नहीं थी। साहिल ने समर के पास आकर कहा, समर, मुझे लगता है कि हमें बोट को सीधा जुजू आइलैंड ही ले जाना चाहिए। समर ने कहा, लेकिन साहिल, हमें भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। साहिल ने दांत पीसते हुए कहा, हम लोग यहां गेम खेलने आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं। तुम्हारे खाने पीने के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। समर ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, शायद तुम्हारी बॉडी में सुपर पावर आ गई है, लेकिन दिमाग घुटनों में ही चला गया है। तुम्हें भूख नहीं लगती, लेकिन हमें अब भी भूख प्यास लगती है। इस बात पर समर और साहिल के बीच कहासुनी हो गई। जयंत और समीक्षा तुरंत बीच बचाव करने के लिए आए, मगर इतनी देर में साहिल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने समर को धक्का मारकर गिरा दिया और चीखते हुए बोला, समीक्षा, बोट को तुरंत जुजू आइलैंड की तरफ घुमाओ। डर के मारे समीक्षा ने तुरंत बोट को घुमा दिया। दवाई के असर की वजह से साहिल का शरीर समर से 4 गुना ज्यादा बड़ा हो गया था और अब वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका था। लेकिन समर बहुत जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव का था। अपनी हार को सामने देखते हुए समर ने उछलकर साहिल के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया और वो साहिल से भिड़ गया। बोट पर ही साहिल और समर के बीच एक डुएल शुरू हो गया। साहिल ने समर को एक हाथ से उठाया और उसे डेक पर फेंक दिया। समर फिसलता हुआ साइड में गिर गया। वहां से उसने बोट का एंकर निकाल लिया और रस्सी से घुमाकर उसने लोहे का वो एंकर साहिल के सिर पर दे मारा। एंकर की चोट से साहिल के सर से खून निकल आया। साहिल ने अपना आपा खो दिया और वो समर की तरफ भागा, लेकिन
इतनी देर में समर बोट के शिखर पर चढ़ गया। गुस्से में पागल हो चुके साहिल ने समर को नीचे गिराने के लिए बोट को हिलाना शुरू कर दिया। बोट झोंके लेने लगी। जयंत ने घबराते हुए समीक्षा से कहा, यार ये समर खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। समर की पकड़ छूट गई और वो बोट के शिखर से टपक कर सीधा डेक पर आ गिरा। साहिल ने समर को पकड़ा और उसे पानी में उल्टा लटकाकर उसे गोते खिलाने लगा। पानी के बहाव से समर तड़पने लगा। अब साहिल उसे घुमाकर पानी में फेंकने ही वाला था कि तभी जयंत भागता हुआ आया और साहिल को समझाते हुए कहा, साहिल प्लीज प्लीज साहिल, उसे जिंदा छोड़ दो। अगर तुम उसे मार दोगे तो हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। साहिल ने चीख कर कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं अकेला जीत सकता हूं ये गेम। जयंत ने कहा, साहिल साहिल मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज दोस्ती की खातिर छोड़ दो उसे। अब वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा वादा है। प्लीज प्लीज दोस्ती की खातिर छोड़ दो समर को। पता नहीं दोस्ती की बात सुनकर साहिल को क्या हुआ कि उसका दिल पिघल गया और उसने समर को बोट के डेक पर छोड़ दिया और फिर वो स्टीयरिंग के पास चला गया। साहिल ने समर को छोड़ तो दिया था, लेकिन डुएल में समर को बुरी तरह हराकर अब वो बिना कुछ कहे ही सब पर हावी हो चुका था। अब साहिल उस बोट पर एक अनकहा लीडर बन चुका था। साहिल ने बोट की स्टीयरिंग को थामा और सबको अपना फैसला सुना दिया। बोट बीच में कहीं नहीं रुकेगी। जो रोकने के लिए कहेगा उसी को बोट से उतार दिया जाएगा। अब ये बोट सीधा जूजू आइलैंड ही जाएगी। ताकत के नशे में साहिल बहुत ही एरोगेंट और डोमिनेटिंग होने लगा था। उसके कहने पर बोट जूजू आइलैंड की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उसने स्पीड भी बहुत तेज करवा दी, जिसकी वजह से बोट समुद्र की लहरों से टकराकर बहुत ज्यादा झूलने लगी और सबको चक्कर भी आने लगे। तभी समीक्षा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ी। जयंत साहिल के पास गया और उसे समझाने के लिए बोला, साहिल तुम बहुत गलत कर रहे हो। एक बात याद रखना, भूखे पेट कभी कोई जंग नहीं जीती जाती। तुम्हारी इस जिद का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मगर साहिल अब किसी की भी नहीं सुन रहा था। वो एक वहशी बनता जा रहा था। वो अपनी जिद में मौत के करीब जा रहा था। क्या सच में साहिल अपनी ताकत के नशे में खेल बैठेगा जिंदगी और मौत का जुआ? क्या साहिल और उसकी टीम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या बीच में ही तोड़ देंगे दम? आखिर क्या होगा साहिल की जिद का परिणाम? दवाई के असर से साहिल के अंदर आई ताकत ने उसे वहशी बना दिया था। वो ना किसी की कोई बात सुन रहा था, ना किसी की कोई बात मान रहा था। उसके सर पर तो केवल जीत का जुनून सवार हो गया था। समीक्षा बेहोश पड़ी थी और समर को पीट पीट कर जो उसका हाल साहिल ने कर दिया था, उसे देखने के बाद जयंत साहिल से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहता था। क्या मालूम साहिल का दिमाग कब फिर जाए। मगर एक बात सबको समझ आ रही थी कि साहिल की इस ताकत के बेतुके इस्तेमाल से गेम नहीं जीत सकते थे। ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना होगा। बोट हद से ज्यादा स्पीड पर चल रही थी। तभी जयंत ने मीटर पर देखा कि बोट में केवल 15% फ्यूल बचा था। तेज भगाने के लिए साहिल बोट में बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर दे रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च हो चुका था। जयंत भागकर समर के पास आया। उस वक्त समर समीक्षा के सर पर ठंडी पट्टी रखकर उसका बुखार उतारने में लगा हुआ था। जयंत आकर बोला, यार बोट में फ्यूल खत्म होने वाला है, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जूजू आइलैंड अभी कितना दूर है? समर ने तुरंत मैप खोल लिया और बोला, जूजू आइलैंड तो अभी बहुत दूर है। जयंत ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, यार ये साहिल अजीब है। पहले खुद ही इसने हमारी जान बचाई और अब लगता है ये खुद ही हमें मरवाएगा। समझ नहीं आता ये दोस्त है या दुश्मन। तभी नीचे लेटी हुई समीक्षा को होश आ गया और वो बोली, क्या हुआ? जयंत ने समीक्षा को बताया कि उन्हें बीच में कहीं से फ्यूल लेना पड़ेगा। मगर ये बात अब साहिल को कैसे समझाई जाए, क्योंकि वो किसी की कोई बात सुनने को राजी नहीं था।
समीक्षा ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। फिर समीक्षा ने जयंत और समर के साथ साहिल को कंट्रोल में लाने का एक प्लान शेयर किया। अगले ही मिनट बोट का इंजन ऑफ हो गया। जयंत भागकर साहिल के पास गया और बोट के इंजन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताकर उस साहिल को इंजन रूम में ले आया। समीक्षा दूसरे रूम में थी, लेकिन उसने इंजन रूम में अपना रोबोटिक डिवाइस सेट कर दिया था। साहिल के रूम में घुसते ही जयंत ने पीछे से रूम बंद कर दिया। साहिल ने पलटकर देखा कि ये क्या हुआ। इतनी देर में समीक्षा ने अपने कंप्यूटर द्वारा ऑपरेटेड रोबोटिक डिवाइस से साहिल के हाथ पैरों में मैग्नेटिकली चार्ज्ड वायर लपेट दिए। साहिल ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने बचने के लिए हाथ पैर झटके, लेकिन मैग्नेटिक वायर के इफेक्ट से साहिल ज्यादा हिलडुल नहीं पा रहा था। और फिर अचानक वो तीनों लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अब धीरे धीरे साहिल का वो विशाल साइज नॉर्मल होना शुरू हो गया था। जयंत ने कहा, समीक्षा, कहीं तुम्हारे मैग्नेटिक वायर्स ने साहिल की सारी पावर खत्म तो नहीं कर दी? ये सुनते ही समीक्षा तो वहीं के वहीं बैठ गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने साहिल की पावर्स को खत्म कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि साहिल वापस नॉर्मल साइज का कैसे हो गया था, लेकिन ज्यादा सोचने समझने का वक्त भी नहीं था उनके पास। समर ने हड़बड़ाते हुए कहा, जयंत, ये सब बाद में देखेंगे, अभी पहले इंजन स्टार्ट करो। जान रहेगी तो शक्ति भी आ जाएगी। जयंत भाग कर गया और बोट का इंजन स्टार्ट कर दिया। समर ने जाकर स्टीयरिंग थाम ली और मैप के मुताबिक वो बोट को एक नजदीकी छोटे आइलैंड पर ले जाने लगा। मैप को देखकर उसे समझ आ गया था कि वहां फ्यूल और फूड दोनों मिल जाएंगे। साहिल इंजन रूम में मैग्नेटिक वायर से बंधा हुआ पड़ा था। जयंत से मिले धोखे से साहिल को बहुत दुख हुआ था। उसे बुरा लग रहा था कि अब उसके दोस्त ही उसके दुश्मन बन चुके थे। जयंत ने उसे समझाते हुए कहा, साहिल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूं। अपनी ज्यादा ताकत का सही इस्तेमाल करने की बजाय तुम उसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे और ये गलत था। इसीलिए हमने तुम्हें बांध दिया ताकि तुम थोड़ा सोच समझ सको कि क्या सही है और क्या गलत। आइलैंड पर नाव पहुंची तो समर ने एंकर लगा दिया। आइलैंड पर उन्हें एक फ्यूल पंप दिख रहा था और वहीं एक कन्फेक्शनरी स्टोर भी था, लेकिन वहां उन्हें एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। सब कुछ सुनसान पड़ा था। समर और समीक्षा बोट से उतरे और फ्यूल पंप चेक किया। उन्हें यह देखकर तसल्ली मिल गई कि वहां फ्यूल भी था और स्टोर में खाने पीने का सामान भी। लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। थोड़ा बहुत खाने का सामान उठाकर वो दोनों आइलैंड के अंदर की तरफ चेक करने चले गए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। जब वो दोनों नहीं लौटे तो थोड़ी देर बाद जयंत भी साहिल को बोट के कमरे में बंधा हुआ छोड़कर आइलैंड पर उतर आया ताकि कुछ खा पी सके और साहिल के लिए भी कुछ ले आए। लेकिन आइलैंड पर इतना सन्नाटा देखकर उसे अजीब लगने लगा। उसे भी लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो समर और समीक्षा को आवाज देने लगा, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। जयंत को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। जयंत ने कन्फेक्शनरी स्टोर से पानी और जूस की बोतल उठाई और वापस बोट पर जाने लगा। तभी उसके पीछे से एक हाथ आया। उस हाथ ने जयंत को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं छोड़ूंगा तुझे। डर के मारे जयंत की चीख निकल पड़ी, भूत, भूत, भूत। और इतना कहकर जयंत वहीं गिर गया। लेकिन जब उसने पलटकर देखा कि ये कोई भूत नहीं बल्कि समर था, तो जयंत ने उसे बोतल फेंक कर मारी। डरे हुए जयंत की हालत देखकर समर और समीक्षा जोर जोर से हंसने लगे और वहीं लोटपोट हो गए। शाम होने वाली थी, इसलिए जयंत ने जल्दी जल्दी फ्यूल पंप पर बने कन्फेक्शनरी स्टोर से फूड आइटम्स उठाकर बोट में भरना शुरू कर दिया और समर बोट में फ्यूल भरने लगा। इसी बीच समीक्षा बोली, मैं बहुत थकी हुई हूं और अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूं। किसी को कोई एतराज नहीं था, इसलिए समीक्षा वहीं एक पेड़ के नीचे लेटकर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कुछ काम करने लगी।
कुछ ही देर में समर और जयंत ने आइलैंड से खाने की बहुत सारी चीजें अपनी बोट में भर ली और फिर बोट में फ्यूल भरकर निकलने ही वाले थे कि तभी आसमान से बहुत सारे तीर आकर गिरे और उनके चारों तरफ तीरों का गोला बन गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन दोनों को उस आइलैंड पर रहने वाले लोकल खानाबदोशों के एक गैंग ने घेर लिया था। खानाबदोश तादाद में इतने ज्यादा थे कि इनका फाइट बैक करना भी मूर्खता थी। उनके पास लंबे लंबे भाले, तीर, तलवार और पत्थर से बने हथियार थे। इन तीनों को घेर लिया गया और इनके हाथों से सारा खाना छीन लिया गया। समीक्षा फुसफुसाते हुए बोली, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जगह इतनी मॉडर्न है तो फिर यहां पर ये आदिवासी कैसे आ गए। इस बात पर जयंत ने कहा, समीक्षा, ये गेम है, यहां कुछ भी हो सकता है। और फिर समर ने इन्हें याद दिलाते हुए कहा, अभी तुम लोग गेम खेलने पर फोकस करो, वरना यहां पर तुम्हारा सर कलम भी हो सकता है। जल्दी सोचो कि इन्हें कैसे मार सकते हैं, वरना ये हमें मार देंगे। तभी इन तीनों को धक्का मारकर एक पत्थर के पास गिरा दिया गया और इनका सिर कलम करने के लिए एक खानाबदोश सैनिक ने तलवार निकाल ली। जयंत और समीक्षा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। अब इनकी मौत तय थी। जयंत ने समर से कहा, काली जुबान, अरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकता था क्या? अब समर ने भी डरते हुए उन दोनों से कहा, यार जल्दी से बचने का कोई उपाय सोचो, वरना ये हमें यहां मार देंगे और साहिल बोट में बंधे हुए ही मारा जाएगा। तभी उन खानाबदोशों के लीडर ने बोट की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा और वो खानाबदोश बोट की तरफ जाने लगे। जयंत ने समर की तरफ देखकर कहा, तू सच ही काली जुबान है, देख ले अब वो साहिल को भी मार देंगे। समर ने जयंत और समीक्षा की तरफ देखा और हड़बड़ा कर बोला, सोचो यार, जल्दी कुछ सोचो, कैसे बच सकते हैं, वरना आज अपना गेम। समर इतना ही बोल पाया था कि जयंत ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और कहा, भाई बस, तू इसके आगे कुछ मत बोल। आज तेरी जुबान पर सरस्वती बैठी है, जो बोल रहा है सब बातें सच हो रही है। शुभ शुभ बोल। अचानक समीक्षा को एक आइडिया आया और उसने इन दोनों से कहा, डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है। समर और जयंत समीक्षा को घेर कर खड़े हो गए। मौका पाते ही समीक्षा ने अपने मोबाइल पर एक बटन दबाया जिस पर लिखा था, रिलीज मैग्नेटिक प्रेशर। फिर उसने दूसरा बटन दबाया जिस पर लिखा था, क्रिएट वैक्यूम एंड एक्टिवेट न्यूरॉन्स। दूसरा बटन दबाते ही बोट के रूम में से साहिल के गरजने की जोरदार आवाज आई। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि खानाबदोशों की भी हवाइयां उड़ गई। समीक्षा मुस्कुरा दी, लेकिन अब तक 10-12 खानाबदोश बोट पर चढ़ चुके थे। उनके लीडर ने दूसरी टुकड़ी को भी बोट की तरफ भेज दिया। उन सब ने बोट को घेर लिया और तभी साहिल बोट के डेक पर नजर आया। साहिल को देखते ही सारे खानाबदोश उस पर टूट पड़े और उन्होंने साहिल को अपने नीचे दबोच लिया। ये देखकर समर, समीक्षा और जयंत निराश हो गए। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी अब खो चुकी थी। खानाबदोश लीडर ने हैवानियत भरी नजर से इन तीनों को देखा और अपनी तलवार निकालकर इनके पास आने लगा। अब मौत निश्चित थी, क्योंकि जो इन्हें बचा सकता था वो खुद दुश्मन की गिरफ्त में था। लीडर को अपनी साइड आता देख ये तीनों घबराने लगे। तभी हड़बड़ाहट में गलती से समीक्षा का हाथ अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एक बटन पर पड़ गया जिस पर लिखा था, एक्टिवेट एम्प्लीफिकेशन। और तभी फिर से एक दहाड़ पूरे आइलैंड पर गूंज उठी। वो साहिल जिसे 20 से ज्यादा खानाबदोशों ने दबोचा हुआ था, ये हुंकार उसी की थी। साहिल के हुंकार से आइलैंड का पत्ता पत्ता हिल गया था। समर, समीक्षा और जयंत समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा था। और तभी वो सारे खानाबदोश जिन्होंने साहिल को दबोचा हुआ था, अचानक से हवा में उड़ते हुए नजर आए। जैसे ही साहिल उठकर खड़ा हुआ और बोट के डेक पर आया, उसके टीममेट्स खुशी से उछल पड़े और जयंत के मुंह से निकला, मेरा दोस्त उठ गया, अब नहीं छोड़ेगा इन्हें। साहिल की कदकाठी फिर से पहले की तरह विशाल हो गई थी।
साहिल 4 गुना ज्यादा ऊंचा और चौड़ा हो गया था। साहिल का यह विशाल रूप देखकर दुश्मन चकरा गए और साहिल का यह रूप देखकर इन तीनों का जोश भी बढ़ गया। और जब साहिल ने दुश्मनों को मारना शुरू किया तो इन्होंने भी अपने आसपास खड़े खानाबदोशों के हथियार छीन लिए और उनको पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर उनका लीडर घबरा गया। उसने अपनी लोकल भाषा में चीख कर कुछ कहा और सारे खानाबदोश एक लाइन में युद्ध की फॉर्मेशन बनाकर खड़े हो गए। ये सब देखकर समीक्षा, समर और जयंत फिर से घबरा गए। तभी साहिल ने बोट के डेक से आइलैंड पर जंप मारा और दुश्मन की फौज के सामने आकर खड़ा हो गया। समर, समीक्षा और जयंत भी साहिल के बराबर में आकर खड़े हो गए। तभी साहिल ने आइलैंड पर लगे एक नारियल के पेड़ को पकड़ा और उसे खींचने लगा। समर के मुंह से निकला, ये क्या करने वाला है? पेड़ क्यों तोड़ रहा है भाई? दुश्मन की हड्डी तोड़नी है। साहिल की बाजुओं की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने पल झपकते ही बीच पर लगा हुआ वो नारियल का पेड़ उखाड़ लिया और खानाबदोशों की फौज पर हल्ला बोल दिया। इतने विशाल मनुष्य को अपनी तरफ आता देखकर खानाबदोशों की हवाइयां उड़ गई और वो उल्टे पैर भागने लगे। साहिल हाथों में नारियल का पेड़ लिए उनके पीछे पीछे भागने लगा। साहिल ने उन्हें पटक पटक कर पीटा और सबको दूर तक खदेड़ दिया। ये सब देखकर जयंत और समर हैरान थे। जयंत के मुंह से निकला, भाई ये फिर से पहलवान कैसे बन गया? समर हैरानी से देखता रहा, लेकिन समीक्षा ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो कोई राज जानती हो कि आखिर साहिल का ये रूप कैसे बना था। साहिल की ताकत का आखिर ऐसा क्या राज था जिसकी वजह से वो पल भर में फिर से शक्तिशाली बन गया था? क्या सच में समीक्षा वो राज जानती थी? कैसे जीतेंगे साहिल और